नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से अशोक वानखेड़े साहब। चूंकि दिवाली का होली का समय था, माफ कीजिएगा, और उस समय हम सब लोग ट्रेवल कर रहे थे, तो थोड़ा ये ये जो आपसे बातचीत साप्ताहिक है वो थोड़ा एक दो दिन लेट आ रही है। अशोक भाई, एक दो तीन खबरें हैं। हालांकि ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, उसके ही चारों तरफ आज पूरी दुनिया घूम रही है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अपने लोकल उसके हिसाब से अंतोगत्वा बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठिकाने लगा ही दिए। नीतीश कुमार का एक अब उनके हिसाब से ऑनरेबल एग्जिट मिल गया उनको, बाहर निकलना ही था। और मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू के भी अब अंत है 2029 में। मैं जितना मैं समझता हूं, अब जेडीयू नाम की कोई पार्टी 2029 रहेगी। जैसे समता पार्टी अभी भी कागज पे तो एक पार्टी चलती ही है, उसी तरह से जेडीयू नाम की कोई पार्टी रहेगी। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बिहार में जो मेरे हिसाब से हो रही हैं। लेकिन मैं पहली टिप्पणी आपसे, जो जो नीतीश कह रहे हैं कि मैं चारों हाउस का वो होना चाहता था, ये मेरी इच्छा थी, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी को जो चाहती थी वो उसने कर लिया। अब बिहार में बीजेपी को कोई चैलेंज करने वाला रह नहीं गया है, क्योंकि आरजेडी की अपनी समस्याएं हैं, कांग्रेस अभी वहां मजबूत नहीं है। पहली बात नीतीश के राज्यसभा जाने की। अशोक भाई। देखिए, एक खबर आई थी कि भारत के साथ एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज करके ईरान का शिप निकला और लंका के पास, मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में सबमरीन के टारपीडो ने ईरान के जहाज को हिट किया। उसी खबर पे बात करते करते पता पड़ा कि बीजेपी के टारपीडो ने जनता दल यूनाइटेड का जहाज डुबा दिया। अब सर्वाइवल का खेल चल रहा है, जैसे लंका के लोग बचा रहे हैं कुछ लोगों को, कुछ लापता है, ऐसी स्थिति उसकी हो गई है। यदि आप नीतीश कुमार का ट्वीट देखें और अमित शाह जी का ट्वीट देखें, तो दोनों ट्वीट एक ही आदमी ने लिखे हैं, एक ही जगह से निकले हुए हैं, भाषा भी आप देख सकते हैं। यह हास्यास्पद है और मेरे कम से कम इतने साल के 30-35 साल के पत्रकारिता में यह पहली बार मुझे समझ में आ गया कि कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा में जाने के लिए लालायित है। उसका सपना राज्यसभा का हो सकता है। मतलब एक कोई मुख्यमंत्री है, कल ये कहे कि मैं सब कुछ रहा जिंदगी में, मुख्यमंत्री भी रहा, लेकिन मैं कभी कारपोरेटर नहीं रहा, तो मैं अभी किसी म्युनिसिपल कारपोरेशन का कारपोरेटर बनना चाहता हूं। तो ये दिमागी दिवालियापन का एक उदाहरण है। और बीजेपी शायद, मतलब बीजेपी तो जनता को मूर्ख समझती ही है, शायद बीजेपी के अलाइड भी अब जनता को मूर्ख समझने लगे हैं। वहां ये पूर्ण रूप से जो आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, मैंने कहा कि जहाज डूब गया है, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन जेडीयू के लोग नहीं समझ सकते। ऐसी बात नहीं। जेडीयू में भयानक विद्रोह है, तोड़ाफोड़ी हो रही है, मारामारी हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पूरा जनता दल यूनाइटेड जो है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन ये पहले दिन नहीं हुआ, ये जहाज डूबना था। थोड़ा लेट डूबा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये पहले क्यों नहीं डूबा। क्योंकि जैसे कि बीजेपी की एक मोडस अप्रेंटिस है, बीजेपी पहले स्ट्रेट फाइट करके जीतना चाहती है, नहीं जीती तो फिर वो पूर्ण रूप से अपने लोग भेजकर, जिसको आप थर्ड कॉलम कह सकते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसको थर्ड कॉलम कहा जाता था, कि अंदर लोग भेज के आप पार्टी को हतोत्साहित करने का काम शुरू करें। जो पार्टी अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती है और फिर आप हमला करें और फिर भी नहीं टूटी, तो फिर चुनाव आयोग तो है ही। तो जनता दल यूनाइटेड में जब संजय झा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लल्लन सिंह के टोन बदले, ये सारी बातें एक तरफ की इंडिकेशन था कि बीजेपी ने अपने सारे अच्छे थिंक, मतलब बीजेपी के सिंपथाइजर नहीं, बीजेपी के काम करने वाले, जिसको हम स्लीपर सेल कहते हैं, वो स्थापित हो गए थे जनता दल यूनाइटेड में। फिर भी नीतीश कुमार ने टिकट बंटवारे के टाइम पे बहुत सारा इन लोगों को फिल्टर करते हुए खुद टिकट बांटे, खुद कुछ मतलब खेल किए। और जैसे कि चुनाव, मैं बार बार कहता हूं, डबल इंजन की सरकार ही हो तो ही आप चुनाव आयोग का खेल कर सकते हैं। यदि वहां विपक्ष की सरकार है तो नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनका एडवांटेज तो उन्होंने ले लिया। जो बीजेपी 95, 96, 97 तक पहुंच रही थी, उसको 89 पे उन्होंने कर्टेल कर दिया।
और स्थिति ऐसी कर दी कि बगैर जनता दल यूनाइटेड वहां सरकार नहीं बन सकती। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना था, ऐसी मनीषा बीजेपी की बिल्कुल नहीं थी। पूरे चुनाव में बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि इस विधायक मंडल का दल तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। नीतीश का चेहरा जनता दल यूनाइटेड सामने रखते थे, लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं रखा। बीजेपी ने कभी नहीं कहा मुख्यमंत्री कौन होगा। जब उन्होंने ये बात कही, उसके बाद जब अमित शाह मिलने गए नीतीश कुमार को और एक 5 मिनट के अंदर उनके घर से निकल आए बाहर, तब नीतीश ने उनको यही कहा, मैंने आपकी बात सुनी, बहुत अच्छा लगा मुझे। नरेंद्र मोदी जी का भी शायद ऐसा ही किया होगा, आपने संसदीय दल ने ही चुना होगा उनको, क्योंकि संसदीय दल की मीटिंग तो अभी तक हुई ही नहीं बीजेपी की नेता को चुनाव को लेके। स्वयंभू मोदी जी ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, एनडीए का समर्थन लिया और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने निकल गए। तो अमित शाह जी के पास शब्द नहीं थे, लेकिन एक बात तय थी कि ये इनकी निजात पाना चाहते हैं। अब सवाल हुआ कि अब नीतीश कुमार एकाएक राज्यसभा के लिए तैयार कैसे हुए। इसके कई एंगल्स है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके बेटे को एस्टेब्लिश करना चाहिए था। अब बेटे को एस्टेब्लिश करना था तो बेटा बेटा तो चाहता था कि पापा दिल्ली में बने रहे और वो पापा पटना में बने रहे और बेटा दिल्ली में आ जाए। लेकिन फिर चक्र घूमे और फिर ऐसा क्या हुआ, जो नीतीश इतने रिजिड थे और मुख्यमंत्री पद पे बने रहने के लिए उन्होंने कई बार इतनी पलटी खाई कि पलटूराम कहलाने लगे। वो नीतीश एकदम सरेंडर कैसे हो गया? क्या इसमें 2 वजह हो सकती है। या तो नीतीश का स्वास्थ्य इतना खराब हो गया है कि वो खुद ही जानने लगे हैं कि अब मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, वो कुछ संभाल नहीं पा रहे। ऐसे में नीतीश अपने किसी पार्टी के किसी आदमी को खड़ा कर देते, लेकिन शायद नीतीश को अब विश्वास ही खत्म हो गया। जिस लल्लन सिंह को भाई से ज्यादा माना, वो पलट गए। जिस संजय झा ने उनको बड़े बड़े सपने देखे, वो बेच गए। ऐसे में बेटे के सिवा कौन? लेकिन बेटा पॉलिटिकली बहुत ही मैच्योर्ड है। फिर इन सब ने नीतीश को घेरा और मुझे अभी भी डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कोई एफ्टीन वेफ्टीन कुछ नाम टाइप कुछ हो गया है, जिससे नीतीश कुमार बिल्कुल शरणांग स्थिति में है। ये समझ के परे है कि ऐसा क्या हुआ। सारी दुनिया जान रही थी, चुनाव के दौरान भी हम कह रहे थे कि ये महाराष्ट्र फार्मूले पे काम हो गया। नीतीश का एकनाथ शिंदे होने में टाइम नहीं लगेगा। एकनाथ शिंदे, और इसलिए एकनाथ शिंदे को चांस भी नहीं मिला मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि 130 और 55 बहुत बड़ा गैप था यहाँ। और वहां पे पहले ही बीजेपी को अजित पवार समर्थन दे चुके थे, जिसमें सरकार बन सकती थी। तो शिंदे के पास कोई चारा नहीं था कि जो मिला वो लेकर चुपचाप नीचे मुंडी करके काम करो। यहाँ नीतीश का खेल ऐसा नहीं था, नीतीश के बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। तो नीतीश को कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो बेसिकली नीतीश को जब बीजेपी ने आरजेडी से तोड़ के अपने साथ मिला लिया, वो ओटीपी था, वन टाइम पासवर्ड था। एक बार वो सत्ता में आ गए, डबल इंजन की सरकार बन गई। उसके बाद चुनाव आयोग और फिर उन्होंने अपना टैली बढ़ा दिया और जो खेल करना था वो हो गया। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? यदि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दिल्ली में उनको कोई मंत्री पद मिलेगा ऐसा लगता नहीं। और यदि मंत्री पद मिलेगा दिल्ली में, तो दिल्ली में अमित शाह छोड़ के कौन ऐसा आदमी है जो अपने मंत्रालय को संभालता है? बाकी सब पपेट है, सब बैठे हुए हैं। सारा मंत्रालय एक ही जगह से हैंडल होता है। वो हम पीएमओ कहते थे पहले, अभी पीएमओ भी हैंडल होता है अमित शाह जी के यहाँ से। तो कुल मिलाकर ये एक फिर एक एग्जाम्पल दुनिया के सामने आ गया कि आप बीजेपी के साथ मित्रवत यदि आप संबंध रखते हैं तो आप तैयार रहिए, आप किसी आनाकोंडा को दूध पिला रहे हैं। वो बहुत प्यार से आपके साथ रह रहा है, लेकिन एक दिन जिस दिन भूख लगेगी वो आपको खा जाएगा और उसकी भूख निरंतर बढ़ती है। आप देखिए ना, आप सारी राजनीतिक दल देखिए, बीजेडी का समर्थन लेते थे, कई जगह बीजेडी को खा गए। अकाली दल का वही हाल हो गया, शिवसेना का वही हाल हो गया। बीजेपी ने कभी भी जिसका साथ लिया उसी के खंधे से चढ़ के, और ये राजनीति है, मुझे लगता है कि वो बीजेपी का फॉर्मूला है और राजनीतिक दल लगातार उसमें ट्रैप होते हैं, उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर आज स्थिति दयनीय है इसकी। और दूसरी बात है, अब बार बार बात हो रही है, मैं आज कई अखबार भी पढ़ रहा था सुबह,
ये हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं कि पार्टी में बिखराव न हो, इसलिए नीतीश कुमार के बेटे को लाना जरूरी है। अब ये बात जब कांग्रेस में होती है तो वंशवाद होता है, आरजेडी में होती है तो वंशवाद होता है, समाजवादी में होता है तो वंशवाद होता है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ वंशवाद होता है। वही उद्धव ठाकरे जब बीजेपी के साथ था तो वो लोकतंत्र था। अब नीतीश का बेटा सामने लाया जा रहा है, नीतीश के बेटे को अकोमोडेट करने की बात हो रही है, शायद उप मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है, क्योंकि नीतीश के पास अभी भी 8 सीटें हैं मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने के लिए, और बीजेपी के पास 4 है। तो एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बाकी वो एडजस्ट करेंगे। एक उप मुख्यमंत्री पद नीतीश के शायद बेटे को मिल सकता है, लेकिन फिर वो अधीन रहेगा बीजेपी के, वो कितना काम कर पाएगा। आने वाले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के यदि 10-12 ही सीटें आ गई तो इसका काम वही होगा जो एजीपी का हुआ, एजीपी का आसाम में हुआ। देखिए अब क्या हुआ, एजीपी जो अपने बलबूते पे सरकार में थी आसाम में, आज 4-5 सीट पे स्ट्रगल कर रही है। जी जी, मैं अशोक भाई, मैं इसलिए थोड़ा, क्योंकि वो ईरान इजराइल वाला एक है, उस पर बहुत से लोग, बहुत सी चीजें नई नई हैं, और देश भी उसके लिए चिंता है, पूरी दुनिया में चिंता है। लेकिन मैं एक छोटा रिमार्क करके उस पर टिप्पणी नहीं, मैं नीतीश के बहुत एक समय नजदीकी दोस्ती ही कहेंगे, लेकिन अब तो नहीं है कोई रिश्ता। मुझे एक दो चीजें हरदम ये लगे कि नीतीश मंडल, पोस्ट मंडल, जो असली मंडल की जिनको फायदा हुआ था और मंडल की वजह से जिनकी राजनीति चमकी थी, वो नीतीश कुमार थे। लोग कहते हैं लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये याद रखना चाहिए कि मंडल कमीशन लागू होने से पहले लालू यादव भी और मुलायम सिंह यादव भी चीफ मिनिस्टर हो चुके थे। तो वो बेनिफिशियरी ऑफ मंडल अगर कोई था तो वो नीतीश कुमार थे। और एक चीज ये भी समझना होगा, क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको किसी और दिन बात करेंगे, कि आज जब नीतीश कुमार हट गए हैं तो एक बिहार का एक बैकवर्ड और ओबीसी जो वोट था वो उनके साथ घूमता था, और बीजेपी को वो पासंग जरूरी था, बीजेपी बिना उसके जीत नहीं सकती थी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो वोट है जो नीतीश कुमार की अब तो एग्जिट हो ही गया है, वो वोट कहां शिफ्ट होगा। वो आरजेडी में नहीं जाएगा, वो बीजेपी में नहीं जाना चाहता है, कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है। इस पे किसी और दिन एक चर्चा होगी, क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग वो है। नहीं, लेकिन किसी भी हालत में देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में जनता दल यूनाइटेड का विलय नहीं करेगी अपने इसमें। हाँ, नहीं वो जनता दल यूनाइटेड को जिंदा रखने का प्रयास करेगी, ऑक्सीजन देके जिंदा रखेगी। उसका एक कारण है, कि यदि जनता दल यूनाइटेड विलीन हो जाती है बीजेपी में, तो ऐसे कई जनता दल यूनाइटेड का मेजर वोट बैंक है जो किसी हालत में बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहता। वो नीतीश के थ्रू बीजेपी का समर्थन ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बीजेपी के समर्थन साथ नहीं जाना चाहता, वो आरजेडी में शिफ्ट हो जाएगा। इससे आरजेडी को एक बूस्टर डोज मिलेगा, तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि वो जो एक वोट बैंक है वो आरजेडी में शिफ्ट हो। तो वो वोट बैंक लगातार जनता दल यूनाइटेड के साथ रहेगा, और उनकी 10, 15, 20, 25 सीटें जो भी है वो आती रहेगी, और उसी हिसाब से उसको जिंदा रखा जाएगा। देखिए, बीजेपी इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगी। बीजेपी एकनाथ शिंदे को कभी विलय नहीं करवाएगी अपने पार्टी में, उसको अलग एक जिंदा रख के उसके साथ खेल करवाएगी। ठीक, अब जरा अशोक भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान जो इजराइल और अमेरिका मिलकर जिस तरह की, मैं तो कहूंगा, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और कह रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो आक्रमण करने वाला, इसलिए हमने आक्रमण किया। ये कोई तर्क नहीं है। लेकिन जो अभी दो चीजें ऐसी हुई हैं, और एक तो शर्मनाक है, आज अमेरिका के अधिकृत उससे आया है कि हम 30 दिन का वेवर भारत को दे रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। हम किसी के गुलाम हैं क्या? हमने कोई अपनी रजिस्ट्री कर रखी है क्या? ये इस पे मैं एक टिप्पणी चाहूंगा। ये हाउ समवन कैन से कि दे आर गिविंग अस अ वेवर। शिप मूवमेंट की रिपोर्ट है कि जो पोर्ट, दो, एक विशाखापट्टनम है और एक गुजरात का पोर्ट है, वहां 2 टैंकर डाइवर्ट हो गए हैं, रशियन टैंकर्स। ये खबर पहले आई, उसके बाद खबर आई कि ये टैंकर डाइवर्ट होने के पहले एक खबर थी कि पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहा था कि आप अमेरिका से बात कर थोड़ा हमको रशियन के लिए कंसेशन दिलवा दे, क्योंकि बाकी जगह से ऑयल सोर्सिंग बहुत टफ हो गया है, कीमतें भी बढ़ रही है और सब आउट ऑफ रीच हो गया है। डॉलर अभी 94 तक गया है, डॉलर 100 पहुंचेगा यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमें कहीं ना कहीं डॉलर की निकासी भी रोकनी होगी, और उसके लिए रशियन तेल
एक क्योंकि वहाँ रूपी रूबल में ट्रेड होता है, तो वो हमें एक सुविधाजनक थी। तो फिर अब आया कि अब हमें परमिशन दी गई है। हमारे बाप ने बोल दिया कि अच्छा बेटा वहाँ से ले ले। ये दयनीय स्थिति हमारे पे आई कि हम अपना ट्रेड भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एंडोर्समेंट चाहिए। ये मुझे अब ऐसे ही लगता था कि जैसे ही कुछ भी इंडिया में होना होता था, तो वाइसरॉय पहले इंग्लैंड के पार्लियामेंट की परमिशन लेता था, कि इंडिया में ये योजना लागू करनी है। इंडिया का बजट भी वहाँ से पास होके आता था। क्या हमारी स्थिति वैसी ही हो गई है? आने वाले समय में हम हर चीज़ अमेरिका से पूछ के करेंगे क्या? ये हमको लगता है। और कहीं न कहीं अमेरिका के सामने इतना क्यों नील डाउन होने की ज़रूरत है? एक ईरान बताइए आप, इज़राइल भी उस पे हमला कर रहा है, अमेरिका भी हमला कर रहा है, बाकी लोग हमला कर रहे हैं। ऐसे में अकेला ईरान सबको मुँहतोड़ जवाब दे रहा है और जवाब इस हद तक दे गया है कि आज अमेरिका बैकफुट पे है। अमेरिका का जो बड़ा मेजर वॉरशिप है, वो वहाँ से निकल चुका है डर के मारे। ठीक है? अमेरिका जितना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, उससे ज़्यादा एग्रेसिव लगातार ईरान हो रहा है। आज इज़राइल ने जीवन में कभी इतना नुकसान नहीं झेला होगा, इतना नुकसान झेला है। अब ईरान कहते हैं कि युद्ध हम खत्म करेंगे, आप नहीं। उस उन ईरान बर्बाद हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बर्बादी का भी आलम यह है कि ईरान के पास कितना आर्म्स एम्युनिशन है, पता ही नहीं। 4 गुना मिसाइल का प्रोडक्शन पिछले 3 महीने पहले ही बढ़वाने के बाद भी आज गोला-बारूद की स्थिति में अमेरिका बैंक्रप्सी पे आ गया है। उनके लिए चिंता है कि अभी बाकी सोर्सिंग कहाँ से करना। कई चीज़ें हैं और होर्मुज़ ब्लॉक करने के बाद कई जगह पे इतना हालत बुरी कर दी है और अमेरिका इतनी बड़ी अपने आप को सी का लॉर्ड कहती है, द लॉर्ड ऑफ द सी इज़ अमेरिका। लेकिन अमेरिका की औकात नहीं है कि हर्मुज़ उस रूट पे, स्ट्रेट पे वो किसी जहाज को सिक्योरिटी दे दे। उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। हर्मुज़ के अंदर हम नहीं घुस सकते। इसका मतलब एक देश ने क्या बर्बादी का आलम कर दिया। दूसरी बात, जो पूरे हमारे यहाँ जो पामेरियन मीडिया है, जो लगातार ईरान को एक विलन के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, कि वो ऐसा है, वैसा है। अरे 4 चंद मॉडल और हीरोइन को इंटरव्यू लेके आप ये नहीं बता सकते कि वहाँ क्या है। वहाँ वो भी तो दिखाइए कि एक छोटी बच्ची खेमेनेई को बोलती है कि मुझे शहीद होना है। खेमेनेई बोलती है, "नहीं, नहीं बेटा, शहीद नहीं। तुम्हें पढ़ना है, साइंटिस्ट बनना है, देश के लिए कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी जीना है। जब ऊपर वाले की इच्छा होगी तब जाओगी, लेकिन ऐसा शहीद की बात मत करो।" तो वहाँ पढ़ाई भी हो रही थी। इन्होंने जिस स्कूल पे अटैक किया, ये देखिए 168 बच्चियाँ छोटी-छोटी मृत्यु पा गई। उसके बाद हॉस्पिटल्स पे अटैक किए। कम से कम ईरान ने जितने अमेरिकन बेस है, वो तहस-नहस कर दिए। अमेरिका को पर्ल हार्बर के बाद कहते हैं अमेरिकन वेबसाइट्स की कुछ रिपोर्ट्स है कि पर्ल हार्बर के बाद इतना नुकसान अमेरिका का आज तक कभी नहीं हुआ। हो सकता है कि ये नुकसान पर्ल हार्बर के बाद भी गया क्योंकि मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करके जो बेसेस बनवाए थे पूरे मिडिल ईस्ट में, सारे बेस नस्तनाबूत हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेस का क्या करना। उन्होंने जितने 14 देशों पे हमले किए हैं, वो सारे हमले सिविलियंस पे नहीं हैं। वो अमेरिकन एम्बेसी पे है, अमेरिकन काउंसुलेट पे है, अमेरिका ओन्ड कंपनीज़ पे है या किसी ऑयल फैसिलिटी पे है, लेकिन सिविलियंस को दूर रखा उन्होंने। अब आप किसको बारबेरियन कहेंगे? ईरान को बारबेरियन कहेंगे या अमेरिका इज़राइल को बारबेरियन कहेंगे जिन्होंने छोटी-छोटी बच्चियों को निशाना बनाया, अस्पताल को निशाना बनाया? जी। लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव से देखना होगा। हमारे यहाँ इतने मूर्ख लोग हैं कि जो अज़रबैजान इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, खुल के खड़ा था भारत के विरोध में। उसके ऊपर यदि मिसाइल जाती है ईरान की, तो हमारे यहाँ हेडलाइन छपती है कि बौखलाया ईरान अज़रबैजान पे अटैक कर रहा है, अज़रबैजान उसका जवाब देगा। अरे हमको तो खुश होना चाहिए था कि हमारे दुश्मन को निपटा रहा है वो और ईरान ने हमेशा दोस्ती निभाई। आप बताइए मुझे खेमेनेई के मरने के बाद आज भारत को समझ में आ गया कि खेमेनेई मर गए। कल जाके हमारे विदेश सचिव वहाँ शोक संदेश लिखते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हीरो हीरोइन के नाटक वो मतलब शादियों पे ट्वीट करने वाले और क्रिकेट मैच जीतने पे ट्वीट करने वाले और उनके ट्वीट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के माँ के बर्थडे का ट्वीट है। लेकिन आप एक ट्वीट करके श्रद्धांजलि नहीं दे सकते जो आदमी यूनाइटेड नेशंस में आपके साथ खड़ा था। खेमेनेई अपने देश के लिए क्या था, इससे ज्यादा खेमेनेई भारत के लिए क्या था, ये मुझे देखना है।
मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यूनाइटेड नेशंस में आज तक ईरान ऐसा एक देश है, मुस्लिम कंट्री, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दे रहा था पीओके को लेके, और खुल के बोला उसने कि पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। बाकी अमेरिका कभी नहीं बोला, इजराइल कभी नहीं बोला, यूएई कभी नहीं बोला, सऊदी कभी नहीं बोला, जिसके साथ प्रधानमंत्री लगातार बातचीत करके वो आपके यहाँ बम कर गए, वो आपके यहाँ मिसाइल हिट कर गई, वो सांत्वना दिखाते हैं। किसको सांत्वना दिखाते हैं? किसके कहने पे हम सांत्वना दिखा रहे हैं? अमेरिका के कहने पे दिखा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है जिससे हमारे प्रधानमंत्री इतने बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं, और देश को भी, देश की प्रतिमा को भी, और देश की सार्वभौमता को बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। हम नहीं कहते कि आप ईरान की निर्वसना मत करिए, ह्यूमन राइट्स के लिए ईरान की बिल्कुल निर्वसना कीजिए यदि आपके पास खबरें आती, लेकिन किस मुंह से करेगा ये आदमी निर्वसना? जहां अपने खुद के 750 किसान जब शहीद होते हैं धरने पे, तो कहते हैं मेरे लिए मरे क्या? जहां रोज 607 एवरेज एक राज्य से, महाराष्ट्र से आता है आत्महत्या का किसानों का, वो क्या कहेगा? जहां उत्तर प्रदेश, जहां आप बैठे दलितों के उत्पीड़न में सबसे ज्यादा केसेस वहां है, सरकारी आंकड़े बताते हैं। महिलाओं के सबसे ज्यादा अत्याचार कहां होते हैं? ईरान से ज्यादा महिलाओं के अत्याचार तो भारत में होते हैं। आप आंकड़े उठा के देखिए। जिनको देश का, जिनको विश्व का इतिहास मालूम नहीं, जिनको ज्योग्राफिया मालूम नहीं, वो कमेंट करते हैं, दुख होता है इस बात पर, और पब्लिक को बताने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बस ईरान बर्बाद हो गया, और मास्टर स्ट्रोक मार, हर चीज में मास्टर स्ट्रोक। प्रधानमंत्री किसी के पैर छुए तो भी मास्टर स्ट्रोक, हमारी देश लपड़ खा के आए तो भी मास्टर स्ट्रोक, रशिया का तेल जबरदस्ती बंद करवाया तो भी मास्टर स्ट्रोक, अब रशिया से तेल निकाल मिलने की परमिशन मिली तो मास्टर स्ट्रोक। कैसी परमिशन? कौन है अमेरिका? क्यों वो परमिशन देगा? किस बात की सैंक्शन? अरे छोड़िए मनमोहन सिंह, छोड़िए इंदिरा गांधी, छोड़िए जवाहरलाल नेहरू, अरे कम से कम जिनकी पूजा करते हैं आप, जिनके फोटो पे माला चढ़ाते हैं, उस अटल बिहारी वाजपेयी को समझ लेते, अटल जी की विदेश नीति देख लेते, अटल जी के पुराने भाषण सुन लेते, वो फिलिस्तीन और ईरान और इजराइल के बारे में क्या कह रहे हैं। ये वही अटल जी थे जिन्होंने अमेरिका की सैंक्शन झेले, लेकिन अमेरिका के सामने झुके नहीं। शायद तब अटल जी एप्स्टीन में नहीं थे, एप्स्टीन फाइल में। और मैं तो कहता हूं कि ये देश एप्स्टीन फाइल को भी माफ कर देगा। यदि गलती से मेरे प्रधानमंत्री उसमें है तो लोग देश माफ कर देगा, लेकिन अमेरिका के सामने झुकने, जो किसी भी देश के सामने झुकने नहीं देगा। अमेरिका ही क्यों, कल रशिया भी ऐसी डिक्टेट करेगा हमको। तो रशिया हमारा दोस्त रहा, लेकिन कभी डिक्टेट नहीं किया रशिया ने। और यहाँ पे अमेरिका तय करता है हम किसका दोस्त बने, अमेरिका तय करता है हम किसके बारे में बोले, अमेरिका तय करता है कि हमारा रुपए की वैल्यू क्या होगी, अमेरिका तय करता है कि हम क्या माल खरीदेंगे, अमेरिका तय करता है हम किससे माल खरीदेंगे। जी मैं अशोक भाई, एक दो चीजें इसलिए क्योंकि वो अब फिर उसके बाद बहुत सी चीजें एक साथ आ रही हैं। जो आपने कहा ना कि आप ईमानदारी से कहिए, ये देश नहीं, दुनिया में सब देश माफ करते हैं। बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के सार्वजनिक हुए थे, उनकी पत्नी उसके बाद उस देश के राष्ट्रपति की रेस में आ गई थी भाई, उस देश ने माफ किया था आपने अगर वहां आए थे। मैं एक दो चीजें जरा आपसे इसलिए समझ लूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फौज के लोगों से हम और आप भी संपर्क में रहते हैं, बातचीत होती रहती है। एक चीज बार बार ये हो रही है कि उनके न्यूक्लियर, उसको इजराइल की तरफ से अमेरिका, जिस दिन हम उसको कंट्रोल कर लेंगे उस दिन हम युद्ध रोक देंगे। न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल में करने के लिए फौज का कहना यह है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड जो बोलते हैं, आपको वहां घुसना पड़ेगा। और ना अमेरिका की औकात है, ना इजराइल की औकात है कि एक सैनिक दे। मेरा दूसरा है, आप इराक पे लड़ाई कर गए थे कि आपको केमिकल वेपन्स वहां पे कब्जा करने। सद्दाम हुसैन को आपने ढूंढा, सद्दाम हुसैन को मार दिया, केमिकल वेपन्स कहां हैं? वेयर आर द केमिकल वेपन जिसके लिए युद्ध हुआ? इराक खत्म होने के बाद उसकी परिणति क्या हो गई? अमेरिका का ईरान के तेल के कुएं पे कब्जा हो गया। ये ऑयल का कब्जे का तो बात नहीं है, क्योंकि आज अमेरिका पूरे विश्व की एनर्जी अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। आप देखिए, पूरा अमेरिका से लेके पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के कंट्रोल में है, अफ्रीका अमेरिका के कंट्रोल में है। ऐसा कौन सा देश है जिसके पास तेल है वो जो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है?
उसमें रशिया है और ईरान है। ईरान पे कब्जा करने के बाद आप हरमुज पे कब्जा कर देंगे। हरमुज हरमुज पे कब्जा करेंगे तो आपका पूरा सी रूट आपके कब्जे में होगा। उसके बाद आप तय करेंगे कि एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, यही है। और एनर्जी का फ्लो सीधा रिलेटेड है डॉलर से। जिस दिन डॉलर करेंसी वर्ल्ड में ट्रेडिंग के लिए खत्म हो जाएगी, अमेरिका रास्ते पे आ जाएगा। अमेरिका किसी भी हालत में, यदि आप पुराने जमाने में देखिए कि सऊदी के साथ भी जो एग्रीमेंट हुआ था वो डॉलर के ना जाने की बात होगा। जब सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैं यूरो में ट्रेड करूंगा, डॉलर में नहीं करूंगा, तो सद्दाम हुसैन को केमिकल वेपन के नाम से मारा गया। ईरान आज डॉलर के बगैर ट्रेड कर रहा है, कई हर कंट्री के इसमें ट्रेड कर रहा है, तो वो अमेरिका को तकलीफ है। भारत रशिया के साथ रूबल और रुपी में ट्रेड करता है तो उसको तकलीफ है। जब ब्रिक्स में अपनी करेंसी लाने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, और एक उधर से उन्हें एक धमकी क्या दी, तो हमारे विदेश मंत्री एकदम घुटने पे आके बोलने लगे, हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं, प्रधानमंत्री को झूठला दिया। बताइए। जी जी जी। नहीं, मैं इसमें सिर्फ एक दो चीजें ऐड कर दूं अशोक भाई, और उस पर क्विक टिप्पणी। सद्दाम हुसैन का मामला भी थोड़ा ये देख लेना होगा कि सद्दाम हुसैन डिक्लेयर्ड डिक्टेटर था। ईरान में उस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं है। वहां 1,000 से ज्यादा एक लोग हैं जो एक सिस्टम में काम करते हैं कि इनके बाद ये, इनके बाद ये। वो उसमें एक चुनाव होता है उन लोगों में, नंबर एक। नंबर दो, इराक में भी घुसना पड़ा था, यहां ये घुस ही नहीं सकते हैं। तीसरा, मैं एक और चीज कह दूं, जो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि टेक्निकली जो इन्होंने गलती की है कि इन्होंने खामनेई को मार दिया। इराक में इन्होंने सद्दाम को मारा नहीं था, तो एक सिंबल था जिससे आप बात कर सकते थे कि उसको वो किया मुकदमा। खमनेई को मार देने के बाद जो उनकी सेकेंड लाइन ऑफ जो भी नेतृत्व है, वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रही है। अब आपके नहीं, पास कोई लीडर ही नहीं है, उन्होंने आप किससे तो बात करें? उन्होंने तो ये स्ट्रेटेजी की है, इट्स वॉर स्ट्रेटेजी, मोज़ैक फॉर्मेशन। उन्होंने पूरा ईरान 31 भागों में बांट दिया है, और आईआरजीसी ने अपने 31 कमांडर नियुक्त किए हैं, और उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में आप रहेंगे और आप स्वयंभू हो, क्योंकि कम्युनिकेशन की इंस्ट्रूमेंट बार बार हैक हो रहे हैं, इसराइल हैक कर रहा है, तो अब आप अपना डिसीजन ले लीजिए। तो ये एक ईरान से नहीं, ये 31 ईरान से लड़ रहे हैं। 31 जगह से अपने अपने हिसाब से फायरिंग हो रहा है। और मिसाइल कितने, क्या रेंज के हैं, मिसाइल कैसे है, ड्रोन कैसे है, इसका आइडिया ही नहीं है। उनका आकलन ही गलत हो गया। सीआईए, मोसाद टोटली फेल हो गई ईरान की स्ट्रेंथ का आकलन करने में। हालांकि इसराइल को पिछले युद्ध में, जो पिछला युद्ध हुआ था इसराइल के साथ, जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें इसराइल को पहली बार जब अंदर डैमेज हुआ और आयरन डोम ध्वस्त हो गया, तो इसराइल भागा अमेरिका के पास, और अमेरिका ने 5 वो बम फेंक दिए, 3 बम डाल दिए, क्लस्टर बम। और उससे फिर ईरान ने तुरंत उनके एयरबेस पे हमले किए। उन्होंने कहा कि ठीक है ठीक है, हमने परमाणु ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर्पज इज सॉल्व, नो मोर वॉर। तभी उनको आइडिया आ गया था कि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा मिसाइल्स है जो अभी इन्होंने दुनिया के सामने लाई नहीं, और वो पूरी जी तैयारी कर रहा है। और अब दिख रही है दुनिया को तैयारी, आप इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, सारे आपके एयर डिफेंस फेल हो गए। जी जी। और मैं अशोक भाई, इसका मेरे पास या किसी के पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक मोरलेस एक ओपन ट्रुथ है कि अब की जो वॉरफेयर है वो तो सारा कुछ सैटेलाइट से देखा जा रहा है कि कौन कहाँ है, वहां से सब डायरेक्शन आ रहा है। कहीं ना कहीं ये 100% है, इसका कोई सबूत नहीं है कि चीन और रशिया की नहीं इंटेल नहीं 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 नहीं, पूरी। चीन एंड रशिया, दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस गेम इनडायरेक्टली। यस। एंड व्हाई शुड नॉट दे बी? बी। वो क्यों नहीं होने चाहिए आनंद जी? चीन ने ईरान से जो तेल लिया है, और चीन को जो सप्लाई अभी भी इस युद्ध के इसमें भी, हार्मोज यदि खुला है तो सिर्फ चीन के लिए खुला है। चीन का ऑयल सप्लाई अभी भी बरकरार है। क्या मायने हैं इसके? आप चीनी टैंकर पे हमला करके देखो अमेरिका, आपको पता पड़ जाएगा क्या होगा। तो होता है।
चलिए अशोक भाई, और इसमें सबसे खराब जो हाल के दिनों में हुआ, हालांकि टेक्निकली उसमें युद्ध है, तो वो ईरान की एक वॉरशिप जो हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करके वापस जा रही थी, हमारे यहाँ हिंदुस्तान बहुत की डिले होता जी है। फिर जब सोशल मीडिया में जब बहुत क्रिटिसाइज हुआ तो नेवी ने एक प्रेस रिलीज दे दिया कि नहीं हमको मिल गया था और हमने एक टोही विमान भी भेजा था और हमने ये भी किया था वो भी किया था। वो दिखना चाहिए। इट शुड हैव बीन रिपोर्टेड। लंका इमीडिएटली मदद के लिए गई, लंका के खुल के गई, बोल गई। आप इतने धीरे धीरे और डर डर के क्यों गए? सवाल वो है। नहीं, और कहीं उसके से ऊपर ये नहीं उसके आया। ऊपर उसके ऊपर कोई आर्म्स एमिनेशन नहीं था। दैट वाज अ और वॉरशिप बट विदाउट एमिनेशन बिकॉज दैट केम फॉर ऑर्डिनरी एक्सरसाइज। नहीं, और अशोक भाई सबसे बड़ी यह है कि वो जो एक्सरसाइज होती है, वो उसका होस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। द होस्ट हाँ, इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट। और आपने भारत की संप्रभुता पे एक तरह से, क्योंकि इसको आप टेक्निकली कुछ भी कहिए कि वो ठीक है वॉर था उन्होंने मार दिया, अरे अपनी तरफ से आप दो शब्द तो कह सकते थे कि नहीं तो साहब हम ये ये तो आपने क्या कह कर रहे थे कि इंडियन ओशन में क्या पनडुब्बियां घूम रही है अमेरिका की? आर वी कॉशन अबाउट दैट? दिया। आर वी कॉशियस अबाउट दैट? और यदि जबरदस्ती इंडिया के बेस का उपयोग करना कल शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने एक एक्सपर्ट की कल बात सुनी, सुनिए, वो वहां के डिफेंस मिनिस्टर का एडवाइजर था। वो इज कह रहा बड़े है। रैंक का ऑफिसर है। उसका एक इंटरव्यू आया तो उसको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने फेक बताया। फेक नहीं हो सकता है। आप बोल सकते हो कि वो झूठ है। फेक कैसा हो गया मैन? ऑडियो ओरिजिनल है, टेलीविजन ओरिजिनल है, फुटेज ओरिजिनल है। फेक कहां से हो गया? उसने कहा कि सारे हमारे बेसिस नेस्तनाबूत हो गए, अब हमारे पास इंडिया के सिवा की कोई कंट्री नहीं जहां का बेस यूज करेंगे। लेकिन उनके नेवल बेसिस इतने थर्ड रेट है कि हमारी नेवी ने नेवी इज वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग दैट। ही इज ए स्टेटमेंट। कल यदि हम उनके खिलाफ जाएंगे तो क्या ईरान छोड़ेगा क्या फिर हमको? व्हाई शुड ईरान नॉट अटैक अस देन इफ वी अलाउ अमेरिका टू ऑपरेट फ्रॉम आवर बेस? चलिए डर अशोक है भाई, सबको। थैंक्स। जी जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद। अशोक।